मेरी बहू को कुछ नहीं आता है। ये क्या चाय बनाई है? इसमें चाय पत्ती और शक्कर दोनों ही नहीं है। मज़ा नहीं आ रहा है। फिर से बनाकर लाओ। सुधाकर जी ने कप आगे सरका दिया। नीरू चुपचाप कप उठाकर ले गई और दूसरी चाय बनाकर ले आई। वैसे चाय अच्छी ही बनी थी, पर सुधाकर जी की आदत है, वो दिन में 4-5 बार अपनी बहू को इसी तरह परेशान करते हैं और नुक्स निकालते रहते थे। कभी अदरक कम है, कभी कहते कि चाय उबली नहीं, कभी कहते दूध ज़्यादा है, कभी कम, तो कभी कहते कि चाय अच्छे से उबली ही नहीं। नीरू कुछ महीने पहले ही शादी होकर आई थी। वो घर के खाने पीने का ढंग सीख रही थी। फिर कभी तो कमी रह जाती थी, तो कभी कमी नहीं रहती तो भी जानबूझकर बताई जाती थी। सिर्फ सुधाकर जी का ही नहीं, सबका यही हाल रहता है घर में। सास ससुर हो या देवर ननद, सबको नीरू से शिकायत ही रहती है। नीरू अपने मायके में बड़े ही लाड़ प्यार से पली थी। माँ ने अच्छे संस्कार के साथ घर गृहस्थी चलाने के भी गुण सिखाए थे, पर ससुराल में मायके की कहाँ चलती है। यहाँ तो ससुराल वालों के हिसाब से ही चलना होता है। फिर से सब कुछ नया सीखना होता है। नीरू पढ़ाई के सामान्य थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद मायके वालों ने मनोज के साथ शादी कर दी। नीरू को बुके बनाने का बड़ा शौक था। वो सुंदर फूलों से बुके बनाया करती थी। उसकी ये कला पहले तो सबको पसंद आई थी, पर बाद में उसे घर गृहस्थी के कामों में ऐसा झोंक दिया कि वो कभी समय ही नहीं निकाल पाई। वो अपने शौक को जैसे भूल ही गई थी। ससुराल वालों का कहना था कि बहू को सिर्फ खाना बनाना और घर संभालना ही आना चाहिए। नीरू ने कुछ समय के लिए अपने शौक को छोड़ दिया ताकि वो घर परिवार में अच्छे से रम सके। वो हर संभव कोशिश कर रही थी। एक दिन उसकी सास उर्मिला जी ने अपने घर पर किटी रखी और नीरू को क्या बनाना है उसकी लिस्ट थमा दी। नीरू ने अपने हिसाब से जो अच्छा आता था बना दिया और कुछ ट्यूब से देखकर बना दिया। पहली बार 15-16 लोगों के लिए इतना खाना बनाया था। उर्मिला जी ने खाना कितना बनाओ ये अनुपात पूछकर उर्मिला जी ने उसको बताया ही नहीं। उसकी मम्मी से पूछती, पर वो भी अपने मायके अपनी मम्मी की तबीयत पूछने गई थी, जो कि अस्पताल में भर्ती थी। नीरू ने अपने हिसाब से सब बना दिया, पर छोले कम पड़ गए और बहुत ही ज़्यादा तीखे हो गए। पूड़ी का आटा बहुत ज़्यादा हो गया, रायता जल्दी ही ख़त्म हो गया और सूखी सब्जी में तेल बहुत ज़्यादा हो गया। खीर पतली हो गई। सारे खाने में स्वाद भी कम था। किसी में मसाला ज़्यादा हो गया, किसी में कम हो गया। ये देखकर उर्मिला जी का पारा चढ़ गया और वो नीरू पर गुस्सा हो गई। तेरे माँ ने कुछ नहीं सिखाया है भी नहीं, तूने ढंग से खाना बनाना तक नहीं आता। बहू तो वो ही सुलक्षण होती है जो रसोई अच्छे से संभाल ले। ना खाने में स्वाद, ना ही मात्रा का अंदाज है। शोर सुनकर उर्मिला जी की कुछ सहेलियां रसोई में आ गई तो उन्होंने यही कहा कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता है और सिर पीटने लगी। सबने समझाया और जैसे तैसे किटी हो गई। सब लोगों ने वापस चली गई। नीरू थोड़ी सी सहम सी गई थी। उसने पहली बार इतनी सारी रसोई बनाई, पर अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि कितना बनाना है। रात को मनोज को बोली तो उसने एक टूक जवाब दिया, ये रसोई और खाने की बातें मुझसे मत किया करो। मम्मी और तुम जानो, और तुम सास और बहू के बीच की बात है, इसमें मुझको मत घसीटो। मनोज करवट लेकर सो गया। आज नीरू को बहुत बुरा लग रहा था। उसके अपने पति को उसकी तकलीफ और आत्मसम्मान की ज़रा भी फिक्र नहीं थी। उसकी दिनचर्या ऐसे ही चल रही थी। एक दिन उसकी ननद शुभी बोलती है, जो उसकी हम उम्र ही है, भाभी आज मेरी सहेलियां लंच पर आ रही हैं, आप चाइनीज़ बना लेना। लेकिन मुझे चाइनीज़ उतना अच्छा बनाना नहीं आता है, नीरू ने तुरंत कहा। इस पर शुभी बोली, क्या भाभी आपको तो कुछ भी नहीं आता है, ट्यूब तो है, उससे देखकर बना लेना। सिर्फ 5 ही तो सहेलियां आ रही हैं, मैं कुछ इंडियन फूड बना दूँ। पर शुभी ने साफ दरकिनार करके चाइनीज़ खाना ही बनवाया। उसकी सहेलियां खाना खाते हुए बहुत हंस रही थी। यार, इससे अच्छा तो कॉलेज के बाहर जो टपरी लगाकर बेचता है वही खा लेते, बेकार ही मुंह का स्वाद खराब कर लिया।
सुबी फिर गुस्सा होकर बोली, क्या भाभी, आपको तो कुछ भी ढंग से नहीं आता है। अपनी सहेलियों के सामने शुभी ने नीरू को अपमानित कर दिया। नीरू मन महसूस कर रह गई, ये क्या ज़रूरी है कि हर चीज़ बनानी ही आए। बहू हूँ तो क्या हुआ, मशीन थोड़ी हूँ जो कहो वो हाजिर कर दूँ। फिर अभी शादी हुई है, इतना रसोई का काम किया ही नहीं तो एकदम से कैसे आएगा। पर किससे कहती, इसलिए चुप हो गई। नीरू को काम सब आता था, लेकिन उसने पढ़ाई के कारण काम इतना किया नहीं था और आदत भी नहीं थी। अब सासू माँ को तो सालों की गृहस्थी का अनुभव था, पर उसकी शादी को तो कुछ ही महीने हुए हैं, तो वो कैसे सबकी उपेक्षाओं पर खरी उतरती। मनोज तो उसके दिल का हाल जरा भी नहीं सुनता था। वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ही आता जाता था। वो नीरू की भावनाओं को जरा भी नहीं समझता था। नीरू ने मनोज से कहा कि वो बुके का काम फिर से शुरू करना चाहती है। उसे फूल और प्रकृति से बहुत प्यार है। फूलों की खुशबू और फूलों के रंग उसे अपनी तरफ खींचते हैं। वो ज़्यादा दिनों तक अपने शौक से दूर नहीं रह पाएगी। उसे लोगों को बुके बनाकर देना बहुत पसंद है। कुछ दिन में कुछ घंटों वो अपने लिए निकालना चाहती है, पर मनोज ने मना कर दिया। बुके बनाने के अलावा तुम्हें और कुछ भी आता है या नहीं? मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। बुके बनाने में जितना समय नष्ट करोगी उतना समय तुम घर के कामकाज और खाना बनाना सीखने में लगाओ तो बेहतर रहेगा। नीरू के लिए अब सब कुछ असहनीय हो रहा था। उसे उदास देखकर उसका छोटा देवर संजय बोलता है, भाभी आप उदास मत हो, मेरा एक काम कर दोगी क्या? कल मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी तो आप ये पार्सल मेरे दोस्त को देकर आ जाओगी। कल उसका बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। सुबह परीक्षाओं में व्यस्त है, भैया को कहा नहीं सकता और उसका घर अलग रास्ते में पड़ता है। मैं उठता भी देरी से हूँ तो मैं जा नहीं पाऊँगा। आप ये स्कूटी की चाबी ले जाना, मैं आपके घर का पता बता देता हूँ। ये कहकर संजय ने गिफ्ट दे दिया। लेकिन मुझे स्कूटी चलाना नहीं आती है, मैंने कभी स्कूटी नहीं चलाई। ये सुनते ही संजय भी झल्लाकर बोलता है, क्या भाभी, ना आपको ढंग से खाना बनाना आता है, ना ही स्कूटी चलाना आता है, आखिर आपको आता क्या है? संजय भैया, मैंने स्कूटी सीखने की कोशिश की थी, पर मेरे हाथों एक एक्सीडेंट हो गया था। तब से मन में डर सा बैठ गया है। मैं ऑटो में जाकर दे आऊँगी, नीरू ने कहा। नहीं, आप रहने ही दो, मैं कोई दूसरा इंतज़ाम कर लूँगा। संजय ये कहकर निकल गया। आज नीरू को बहुत अपमान महसूस हो रहा था। जिसे देखो वो यही कह रहा था कि आपको तो कुछ भी नहीं आता। रोज़ उसके आत्मसम्मान को चोट पहुँचाई जाती थी। खाना वो बना लेती थी, पर ज़रूरी नहीं है कि इसमें परफेक्ट हो जाए। सालों तक खाना बनाते बनाते इसमें एक्सपर्ट हुआ जा सकता है, कुछ महीनों में नहीं। नीरू सब कुछ सहन कर रही थी क्योंकि उसके मायके में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। वो 4 बहनें थीं और बेटी को वो लोग बोझ मानते थे। उससे छोटी 3 बहनों की अभी शादी करनी बाकी थी। वो अपना दुख अपने मायके में नहीं बता सकती थी, पर इस तरह से रोज़ अपमान भी तो नहीं सहा जा रहा था। सास ससुर देवर ननद पति सभी उसका अपमान करते रहते थे, उसे ताने देते रहते थे। उसका बुके बनाने का और पॉट में पौधे सजाने का हुनर तो कहीं जंग खा रहा था। उसने एक दिन हिम्मत जुटाई और अपने पति से कहा कि उसे बुके का काम शुरू करना है, अपने हुनर को चमकाना है, नहीं तो गृहस्थी में कहीं खो जाएगी। उसने बहुत जिद की, ठीक है, जो भी करना है घर से कर लो, अभी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ और बहन को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, रसोई तुम्हें ही बनानी होगी, मनोज ने कह दिया। नीरू के तो पंख लग गए। उसने अपनी सोसाइटी के ग्रुप में अपने पिछले बनाए बुकों के फ़ोटो डालना शुरू किए। उसे आर्डर मिलने लगे। नीरू के
काम की सभी तारीफ करने लगे और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। ये देखकर मनोज ने भी उसे सहयोग देना शुरू किया। अब घर के बाहर वाला स्टोर रूम नीरू ने काम में लेना शुरू कर दिया। शादी ब्याह हो या वैवाहिक वर्षगांठ, उसे बुके बनाने के लिए अच्छे ऑर्डर मिलने लगे और कॉरपोरेट जगत में भी सीनियर व वेलकम हो या कोई मीटिंग हो, उसके बुके जाने लगे। अब वो रसोई में कम ध्यान दे पाती थी। उर्मिला जी ने अपने बेटे से शिकायत की तो उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी हम खाना बनाने वाली रख लेते हैं। नीरू तो अब व्यस्त रहने लगी है और अच्छा भी कमाने लगी है, तो हमें भी सहयोग करना चाहिए। नीरू खाना बनाएगी तो बुकों के ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएगी। आपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर उर्मिला जी दंग रह गई। पर जब पति पत्नी की तरफ बोले तो पत्नी को ससुराल वाले एक ताना भी नहीं दे सकते हैं। पति का साथ बहुत ज़रूरी है। अब नीरू का आत्मविश्वास और भी बढ़ने लगा था। घर का स्टोर रूम माल और सामान के लिए छोटा पड़ने लगा। बाहर किराए की बड़ी सी दुकान ले ली और मदद के लिए 2-3 लड़कियां रख लिए गए। बुकों के साथ नीरू पौधों से सजावट पॉट भी बेचने लगी। उससे सजाए पॉट भी बहुत ही सुंदर होते थे। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में उसके बनाए पॉट गिफ्ट किए जाने लगे। इसी के साथ वो पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ भी लगाने लगी। शहर में पेड़ों को लेकर जागृति फैलने लगी। उसके कार्यों को देखकर शहर में उसका सम्मान किया गया। पत्नी की सफलता और उसकी कमाई पर मनोज अब खुश रहने लगा। अब मनोज खुश था तो नीरू को सास ससुर देवर ननद भी कुछ नहीं कह पाते थे। अब नीरू ने अपनी कमाई से कार खरीद ली और ड्राइविंग भी सीख ली। एक सुबह वो घर के दुकान के लिए जा रही थी तो उसने देखा उसके देवर की बाइक खराब हो गई। तो उसने आवाज़ लगाई, संजय भैया आपको छोड़ दूँ? मुझे स्कूटी तो नहीं पर कार चलाना ज़रूर आता है। ये सुनकर संजय शर्मिंदा हो गया और उसने नीरू से माफ़ी मांग ली। नीरू ने अपनी सफलता के लिए अपनी ननद शुभी की सहेली को बुलाया और शहर के सबसे महंगे चाइनीज़ रेस्टोरेंट से चाइनीज़ फूड मंगवाकर खिलाया। तो सब उसकी तारीफ़ करने लगे और खूब धन्यवाद देकर गए। सुबह से अच्छा चाइनीज़ फूड तो नहीं बना सकती हूँ, पर तुम्हें शहर के सबसे अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट से मंगाकर खिला सकती हूँ। तुमने अपनी सहेलियों के सामने मेरा अपमान किया था, पर मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है, कभी भी किसी को कुछ भी कहना हो, कोई भी शिकायत या कमी की बात हो, उससे अकेले में कहो। किसी के भी आत्मसम्मान को चोट नहीं लगनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।